90s में कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, लेकिन उस वक्त हमने इसको टोटल इग्नोर कर दिया जी। और प्राइमरीली ग्लोबल नॉर्थ ने जब हमने किया, अगर हम उस वक्त एड्रेस करना शुरू करते तो इस वक्त जो क्राइसिस आ रही है वो ना होता। बिल्कुल। तो वो जो क्राइसिस वाली जो बात की है आपने, उस पर एक पॉइंट आता है कि जब हम कहते हैं कि यार एक ये प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई एंड रिजॉल्व इट बिफोर इट बिकम्स अ क्राइसिस। हुई थी 2010 के सैलाब के बाद, जिसमें हमारी टीम इट वेंट टू चाइना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, और वहाँ पे जाके हमने एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस से हम लोग जो इतना ज़्यादा पानी आता है उसको हम किस तरीके से मीनिंगफुली उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत पुराना स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जी आप किसी भी आप गाँव वगैरह में जाए ना, तो वहाँ पर कोई बड़ा बूढ़ा होता है, वो उसके पास कहानियाँ होती हैं और वो आपको कनेक्ट कर देता है कि यार पानी की क्या सूरत हाल थी, यहाँ पे आबो हवा का क्या सिलसिला था। वो किसी स्टोरी से कनेक्ट करेगा आपको, और वो दो स्टोरीज नीड टू कम आउट। क्लाइमेट चेंज से डील करने के दो तरीके हैं। एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन ये है कि जी आप जितनी भी इमिशंस हैं उसको रोक दें। सवात रिवर के अंदर अगर आप हनीमून होटल बनाएंगे तो क्लाइमेट चेंज को बेशक ब्लेम कर दें, तो वो और वो होटल गिरता है तो वो हमारी अपनी नाअहली है। हेल्थ कॉस्ट होती है, जो अमवात हैं वो भी मिलियंस में हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। सो इस चीज़ के ऊपर हमने काम नहीं किया, और अनफॉर्चुनेटली इस पे हमने बातें बहुत की, कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा की, लेकिन हमने काम नहीं। भी पोल्यूशन है वो एक तरह से उसकी नज़र हो जाती है और वो उसको कवर कर देती है ठंडी हवा, उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी पोल्यूशन है वो आपको ज़मीन के करीब नज़र आ रही होती है। इसीलिए जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ से मरगला कोई 2-3 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन आपको मरगला नज़र नहीं आएंगे जब एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। इसमें इशू ये नहीं है कि लोगों को इस बात की आगाही नहीं है, हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते। बड़ा मुश्किल सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल के आज के एपिसोड के जो हमारे ख़ास मेहमान और प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोफेशनल हैं, डायरेक्टर गवर्नेंस एंड पॉलिसी एट WWF पाकिस्तान, मिस्टर इमरान साकिब खालिद साहब। इमरान साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। इमरान साहब, एपिसोड का आगाज़ करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारे व्यूवर्स को आपके जिस तरह प्रोफाइल तो बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है और हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सर मैं आपकी ज़बानी पूछूं कि हु इज़ इमरान? बड़ा मुश्किल सवाल है कि लेकिन देखें, आई एम अ फादर, आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ सन, ठीक है, आई एम अ सिटीज़न, और जो मेरा काम है वो माहौलियात से रिलेटेड है। तो फैमिली सबके लिए सबसे पहले आती है चीज़, इसलिए उनका जिक्र किया। एंड देन आपकी एक एसोसिएशन होती है अपनी ज़मीन के साथ, सरज़मीन के साथ, तो वो फिर देन एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान दैट्स देयर। एंड देन थर्ड, आपकी अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है। तो वो मेरा जो ताल्लुक़ है पिछले 20-22 साल से, वो माहौलियात के साथ है, पानी के साथ है, लोगों के साथ है, कम्युनिटीज़ के साथ है, और आजकल जो क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट क्राइसिस है उसके साथ है। अच्छा इमरान साहब, आपके अगर हम बैकग्राउंड की तरफ जाएं, बैकग्राउंड स्टोरी की तरफ, टीनेज मेमोरीज़ की तरफ, चाइल्डहुड मेमोरीज़ की तरफ, तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। जी, सो आई ग्रू अप इन अ मिलिट्री फैमिली, सो माई फादर वॉज इन द आर्मी। तो मेमोरीज़ यही हैं कि बचपन से ही मौका मिला पाकिस्तान में और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बाहर भी रहने का, और उसमें ये था कि 1-2 साल से ज़्यादा हम लोग कहीं रहते नहीं थे। सो दूर दराज के इलाके देखने को मिले, ये पॉजिटिव था। जब आप एक जगह पे रहते नहीं हैं तो उस तरह ज़्यादा देर के लिए तो दोस्तियाँ उस तरह तरीके से आप उस्तवार नहीं रख सकते। सो ये एक उसका नेगेटिव था, बट बाय एंड लार्ज इट वाज जस्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लर्निंग, सीइंग थिंग्स। क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो आप और दूसरे लोगों से मिलते हैं तो आपको अपने बारे में भी पता लगता है, अपने ज़मीन के बारे में पता लगता है, दुनिया के बारे में आप सीखते हैं। तो दैट एक तरह से वो लर्निंग तभी से शुरू हो जाती है। अच्छा इमरान साहब, जैसे अभी आपने बताया भी क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोफेशनल हैं आप, तो इस फील्ड में आप कैसे आए, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन क्या थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएँ।
जब मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा था, ये 92 की बात है, मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट जो है वर्जीनिया टेक से किया, जो कि स्टेट ऑफ वर्जीनिया में है यूएसए में। सो उस वक्त मैं इंजीनियरिंग सोच के गया था कि जी इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि आप उस ज़माने में और अभी भी रुझान है कि जी हमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है जी। लेकिन डॉक्टर्स की तरफ इंटरेस्ट नहीं था मेरा, और इंजीनियरिंग जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे पता लगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। सो फिर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, उस वक्त बताया गया कि जी आप बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं, होटल मैनेजमेंट की बात हो रही थी और कई चीज़ें थी, एंड हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह। लेकिन उस वक्त नया एक सब्जेक्ट मुतारफ़ हो रहा था एनवायरमेंटल साइंसेस का, और उसी ये 92 की बात है जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी, उसको रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसमें क्लाइमेट क्राइसिस को पहली दफ़ा एक तरह से बहुत ज़्यादा इस पे बात हुई, और ये वो वक्त है जब एनवायरमेंटल इश्यूज सामने आने लग गए थे हमारे पास। साफ़ पीने के पानी की बात हो रही थी, वेस्ट मैनेजमेंट पे बात हो रही थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बात की जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर आप काम करते हैं तो आप कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, दुनिया में अपनी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे उस वक्त बात नहीं हो रही थी। तो आई थॉट कि इट वुड बी समथिंग जहाँ पे मैं शायद थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकूँ। अच्छा इमरान साहब, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, ये ऐसे टॉपिक हैं मेन स्ट्रीम अटेंशन नहीं ये हासिल करते, मतलब कि ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल में डिस्कस हो होते हैं, हम इन पे देखते हैं कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, और ये टॉपिक्स आम पब्लिक समझती है कि ये हमारे लिए नहीं है टॉपिक। तो अगर इसको मैं आसान अल्फाज में अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं, रिलेट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस हो, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी नहीं, बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जब हम माहौलियात पे बात करते हैं और आजकल क्लाइमेट चेंज पे करते हैं, तो हम लोग किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर बैठते हैं, किसी अच्छे होटल के वेन्यू पे चले जाते हैं जहाँ पर गार्ड्स भी होते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ कोट शोट पहन के जाना होता है और आप जाके इन मौज़ूआत पे बात कर रहे होते हैं। तो बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें इशू ये नहीं है कि लोगों को इस बात की आगाही नहीं है, हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते। अब साफ़ पीने का पानी हर घर का मसला है जी, ठीक है। ये मसला जो अमीर हैं वो तो बॉटल वाटर ख़रीद लेते हैं, अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं तो उनके पास एक्सेस टू एनर्जी भी है तो वो पानी उबाल लेंगे। जो गरीब है वो क्या कर रहा है? कोविड आया तो बात हो रही थी कि जी आपने सोशल डिस्टेंसिंग कायम करनी है, ठीक है, आपने इतने फासले पे रहना है, लोगों के करीब नहीं आना। हमने कहा कि जी जो अमीर थे वो सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते थे क्योंकि उनके पास पानी के ज़राए थे, बाकी चीज़ें थी। जो गरीब था या जिस बंदे के पास एक्सेस नहीं है, वो लोग खड़े हुए थे फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बाहर। अब वो फिल्ट्रेशन प्लांट आपको पता है कितना छोटी सी जगह होती है और वहाँ पे लंबी कतारों में लोग खड़े हुए थे जी, ठीक है। पानी एक इंसानी ज़रूरत है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमने इस पे कोई इतना काम नहीं किया, हमने अपने लोगों को वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। हम सिक्योरिटी की बात करते हैं और हम कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर पे ये मुल्क ये कर देगा, ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन हम अपने इंसानी ह्यूमन सिक्योरिटी की बात नहीं करते और ये वाटर सबसे पहले वहाँ पे आता है। इसी तरह वेस्ट का मसला ले लें, हमारा जितना भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, वो कलेक्ट नहीं होता। कौन कलेक्ट कर रहा होता है? उसको आपके बच्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके जाएंगे वहाँ से आपकी प्लास्टिक की बोतल उठाएंगे, कोई चीज़ करेंगे, उसको रिसाइकलिंग की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। कोई लैंडफिल नहीं है हमारे यहाँ, कोई इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम नहीं है। हमारे चश्मे, नदी नाले, नेचुरल स्ट्रीम्स जो हैं, वहाँ पर सूएज घरों से निकला हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, कचरा, ये सब का सब वहाँ पे है और इस सब के गिर्द लोग रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ रह रही हैं। तो अगर हम इसको मैं कनेक्ट करूँगा जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन था जी, कि हाँ, हम इन लोगों को बुलाते तो नहीं है जब होटल में कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अवाम इन चीज़ों से उसका ताल्लुक़ नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस बात को समझते नहीं है। क्यों समझते हैं? उनके इर्द गिर्द हो रहा है जी, इस अपने इश्यू को रेज़ नहीं कर सकते वो, क्योंकि और भी बड़े मसाइल हैं और अगर वो करना भी चाहें तो हम लोग शायद उसको
उनकी आवाज़ जो है उसको हम सुनने से कासिर हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो कि इस वक्त हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन की बात कर लें, स्मॉग का इशू लाहौर में हर दफ़ा आता है, अब इस्लामाबाद में भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सर्दियाँ बढ़ती हैं तो जो ठंडी हवा है वो ज़मीन के करीब करीब ही रहती है। यूजुअली होता है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज़ करती है, जब ठंडी हवा ऊपर नहीं राइज़, ठंड होती है तो हवा उस तेज़ी से राइज़ नहीं करती, तो जितनी भी पोल्यूशन है वो एक तरह से उसकी नज़र हो जाती है और वो उसको कवर कर देती है ठंडी हवा उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी पोल्यूशन है वो आपको ज़मीन के करीब नज़र आ रही होती है। इसीलिए जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ से मरगला कोई 2-3 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन आपको मरगला नज़र नहीं आएंगे जब एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। ब्लू एरिया की आपको बिल्डिंग नज़र नहीं आएंगी। और लाहौर में तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पर जो अमीर तबका है वो उन्होंने अपने घरों में फ़िल्ट्रेशन डिवाइसेस ले लिए हैं जिससे सांस लेना आसान हो, लेकिन जो आम आवाम है वो क्या करे, वही पोल्यूशन के लेवल्स जो बाहर हैं वो घर के अंदर भी होते हैं जी। और हमें पता लग रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो कॉस्ट होती है, उसकी हेल्थ कॉस्ट होती है, जो अमवात हैं वो भी मिलियंस में हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। सो इस चीज़ के ऊपर हमने काम नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली इस पे हमने बातें बहुत की, कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा की, लेकिन हमने काम नहीं किया। अब ये सब का सब जो सिचुएशन है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की अब तक हमने बात की, ये एग्जैसरबेट हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, द क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है। अब जैसे जैसे आपके सैलाब आएंगे, आपके ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होंगे, आपकी हीट वेव्स आएंगी, ड्राउट्स आएंगे, तो दे विल पुट एडेड स्ट्रेस ऑन द कम्युनिटीज़, एडेड स्ट्रेस ऑन द पीपल, जैसा कि हम देख रहे हैं सिंध में। ठीक है। ये वो इलाके हैं जो पहले ही पसमानदा थे, डिसएडवांटेज है ना। नसीराबाद बलूचिस्तान की बात कर लें आप, ठीक है, सिंध में जिन इलाकों में सैलाब आया उनकी बात कर लें, हेल्थ क्राइसिस है, एजुकेशन क्राइसिस है, पानी का क्राइसिस है। बिल्कुल। ठीक है। ये आपको F7, E7, E11 में तो नज़र नहीं आएगा ना। ठीक है। ये यहाँ पे हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन ये इलाकों में है। अब हमने इस गैप को किस तरीके से ब्रिज करना है जी, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस जब आएगा तो इट विल हैव अ डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट, और इससे ना सिर्फ वो लोग इफेक्ट होंगे, इससे आपकी इकोनॉमी मुतासर होगी। बिल्कुल। तो हम में से जो लोग समझते हैं कि शायद हम बच जाएं, वो नहीं होगा, एंड इट विल हैव अ टोटली डिग्रेडिंग इफेक्ट। अच्छा इमरान साहब, जैसे अभी अपने कोविड की भी बात की, पाकिस्तान में क्राइसिस है, अभी फ्लड जो है कितना नुकसान हुआ, तो क्राइसिस जो है ना बेसिकली ये तो ना अच्छा वर्ड है ना बुरा वर्ड है। असल इसके मीनिंग तो यही है कि या तो ब्रेक थ्रू वहाँ पर जनरेट हो, ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ ब्रेक थ्रू हो या ब्रेक डाउन हो। तो आपके ख्याल से अगर वाकई ये फ्लड या इस तरह का क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, तो फिर ये कौन सा ऐसा पॉइंट है, क्या स्टेप जो है जो भी लेना है? देखिए, क्राइसिस एक दफ़ा क्राइसिस आ जाए ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है इसको रिजॉल्व करना। आपने सोचना ये है कि क्राइसिस से पहले क्या क्या चीज़ें आई और हमने उनको इग्नोर किया। ठीक है। इशू राइज करता है, आपके पास एक दो लोग आके आपको कहते हैं यार देखिए हमें पानी का मसला है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, आप उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे वेस्ट का मसला है, आप वहाँ पे इजाज़त दे देते हैं कि नई कॉलोनीज़ बने, नई हाउसिंग स्टेट्स बने, इंडस्ट्री आ जाती है, एंड देन सडनली दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है। उस पर भी ना करें और 5-6 साल बाद वो क्राइसिस की सूरत हाल हो जाती है, बिकॉज देन अब उससे किस तरीके से रिकवर करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो क्राइसिस बनती हैं, जिस तरह के 2005 का अर्थक्वेक था, वाकई वो क्राइसिस था। वो एक ऐसी चीज़ थी जिससे हमें आइडिया नहीं था कि वो आएगा और कब आएगा, क्योंकि अर्थक्वेक को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कि क्या हम जो अपने घर बना रहे हैं क्या वो किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बने हुए हैं, जो क्या हमारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पर खुदा न ख्वास्ता कोई इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो उसको सर्वाइव कर लें। यही चीज़ अब हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सोचनी पड़ेगी, और क्राइसिस से बहुत पहले इस चीज़ का अंदिया मिल जाता है हमें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ये और बात है कि हम उसको इग्नोर करते रहते हैं कि देखें जी अब हम इसको कल कर लेंगे, ये बाद में हो जाएगा। ये सिर्फ हम लोग नहीं करते, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ होती है। अब देख लें, क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर लें। क्लाइमेट क्राइसिस किस वजह से हो रही है? एमिशंस
that have happened primarily in the global north. ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन से ममालिक हैं? आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक हैं। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने 18th 19th सेंचुरी में अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया था, और उस वक्त से अब तक जितनी भी इमिशंस हुई हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा इन ममालिक का है, सबसे ज़्यादा यूएस का है। ना जब ये इमिशंस हैं, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो एक लेयर बना देती हैं, जिससे सूरज की शुआएं जो हैं एक दफ़ा जब वो ज़मीन को हिट करती हैं तो वो फिर एटमॉस्फेयर में दोबारा एस्केप नहीं कर पाती। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर हमारे बढ़ रहे हैं। तो अब तक कहते ये हैं कि साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि 1850 से अब तक टेम्परेचर जो है तकरीबन 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। अब डर ये है कि अगर हमने अपने प्रोसेसेस को चेंज नहीं किया, अपने इमिशंस को रोका नहीं, और इसकी मेन वजह है हमारी रिलायंस ऑन कोल, ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अगर हमने उसको कम नहीं किया तो ये टेम्परेचर जो है इससे डबल हो जाएगा, यानी कि अप टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकता है। यानी कि 1.2 पे हमें सैलाब नज़र आ रहे हैं, हीट वेव्स हैं, ड्राउट्स हैं, तो इमेजिन करें कि थोड़ा सा और बढ़ेगा तो क्या होगा। अब ये बात नई नहीं है, ये बातें जो हैं पिछले 40 सालों से दुनिया में ये बात आनी शुरू हो गई थी। यूएस कांग्रेस में साइंटिस्ट ने आके बताना शुरू कर दिया था 80s की दिहाई में कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, और इसके जो मेन वजह है एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस हैं, यानी कि इंसानी जो डेवलपमेंट है वो है जी। इसके ऊपर काम होना चाहिए। 90s में कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, लेकिन उस वक्त हमने इसको टोटल इग्नोर कर दिया जी, और प्राइमरीली ग्लोबल नॉर्थ ने। जब हमने किया, अगर हम उस वक्त एड्रेस करना शुरू करते तो इस वक्त जो क्राइसिस आ रही है वो ना होता। बिल्कुल। तो वो जो क्राइसिस वाली जो बात की है आपने, उस पर एक पॉइंट आता है कि जब हम कहते हैं कि यार एक ये प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई एंड रिजॉल्व इट बिफोर इट बिकम्स अ क्राइसिस। उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, उसके लिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। माहौलियात की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, किसी भी चीज़ में बात करें, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ देम जब क्राइसिस आती है तो किसको अफेक्ट करेगी? ह्यूमैनिटी को करेगी ना। तो आपके शहर में, आपके मुल्क में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं, आप उनके बारे में सोचें, आप अपने माहौल के बारे में सोचें, अपनी इकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, आपकी इकोलॉजिकल वेलबींग डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके असरात जिस तरीके से मुरतब होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, उससे आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होगी, आपका पूरे डिफेंस सिस्टम है, आपका जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो डिस्टर्ब होगी, आपके जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो जो बातें हमने शुरू में की, जिससे आपने शुरू किया कि यार ये क्यों, कुछ लोग हैं कि सिर्फ इमरान खालिद तुम बात कर रहे होते हो जी। तो और साथ तुमने 2-3 ऐसे लोग मिलाए होते हैं जो कि इस बात को समझते हैं, लेकिन आप बाकी लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे? बिल्कुल। सो वो वक्त आ चुका है कि हम इसको ब्रॉड बेस्ड तरीके से इस पे अमल दरामद शुरू करें, उसको डिस्कस करें, क्योंकि ये जो मसला है इस वक्त, ये सिर्फ उस कम्युनिटी का नहीं है जो कि इस बात को समझती है, साइंटिस्ट का नहीं है, बिल्कुल, या पॉलिसी मेकर्स का नहीं है, ये हर एक का मसला है। लोगों को पता है कि उनके साथ कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अब उनको थोड़ी बहुत आगाही देनी है हमने कि ये क्या हो क्या रहा है, और फिर जो रेजोल्यूशन है वो भी लोगों की तरफ से आएगी। कम्युनिटीज़ बताएंगी कि आपको यार क्लाइमेट चेंज अगर आता है तो किस तरीके से मुतासर कर रहा है, अगर सैलाब आ रहा है तो उसके बचने के क्या तरीके हैं। इंडिजिनस तरीके हैं ना। आज से 200 साल पहले लोगों ने दरियाओं में घर तो नहीं बनाए हुए थे। सवात रिवर के अंदर अगर आप हनीमून होटल बनाएंगे तो क्लाइमेट चेंज को बेशक ब्लेम कर दें, तो वो होटल गिरता है तो वो हमारी अपनी नाअहली है, ठीक है। वहाँ पर किसी भी रिवर बेड के साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो वो तो सैलाब की जद में आएगा। सैलाब आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज इसको एग्जैसरबेट कर रहा है, इसको एक तरह से एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन हमें साथ साथ अपने भी जो रवैये हैं इन टर्म्स ऑफ आवर प्लेस विद इन द होल इकोसिस्टम, उनको सोचना पड़ेगा। जिस जगह पे हमें ज़मीन मिलती है हम वहाँ पे हाउसिंग एस्टेट बना देते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो दरिया का किनारा हो, ठीक है, चाहे वो ओशन फ्रंट हो। वो हम ये नहीं देखते कि यार किस तरीके से इफेक्ट होगा। और ये हमारी बात नहीं, दुनिया में हो रही है। आप अमेरिका में देखिए, इस वक्त हरिकेन इयन आया है, आज ही भी उसने लैंडफॉल की है ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
और अभी रिपोर्ट आ जाएगी, क्लाइमेट एट्रीब्यूशन साइंस है वो, ज़रूर उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये क्लाइमेट चेंज इस पे किस तरीके से उसका इफेक्ट आ रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि उसका इफेक्ट आ रहा होगा। और जो चीज़ें, जो इलाके सबसे पहले फ्लड हुए हैं इस वक्त, वो बिल्कुल कोस्ट के साथ साथ हैं। आपने लोगों ने उन जगहों पे अपने रेजिडेंसेस सेटअप किए हुए हैं कि जब इस किस्म का वेदर फिनोमेना आता है तो वो इफ़ेक्ट होंगे, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक्सट्रीम होगा और दे विल ऑल गेट अफेक्टेड। सो यस, ये चीज़ हमने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया था, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस विल एंड अप अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस, चाहे हम पाकिस्तान में है चाहे हम अमेरिका में है। और यही बात हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में भी करते हैं, और हम जाके उनको बताना चाहते हैं कि देखो यार, अभी से करो, आज हमारी प्रॉब्लम है, कल तुम्हें भी यही मसले दरपेश होंगे। इमरान साहब, जैसे अभी आपने खुद कहा है कि जो ये अब सिर्फ एक ग्रुप की बात नहीं रही, सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस तक की बात नहीं रही, इसको ग्राउंड लेवल तक आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे सर रिकमेंडेशन पूछूं, कुछ स्टेप्स पूछूं कि ग्राउंड लेवल तक एक इंडिविजुअल कैसे इसमें अपना रोल अदा कर सकता है? देखिए, इसमें एक तो पॉलिसी मेकर्स का काम है, डिसीजन मेकर्स का, कि आप जाएं ग्राउंड लेवल तक। हम ग्राउंड लेवल तक नहीं जाते इस वक्त, वो उसकी पॉलिटिकल डायनामिक्स भी है ना, उसमें ये है कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही नहीं है हमारे मुल्क में। हम लोग मुल्क को चलाना चाहते हैं इस्लामाबाद से, ठीक है, या हम लोग चलाना चाहते हैं सूबाई दारुल-खिलाफों से, ठीक है, कराची से या लाहौर से। हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो दूर की, तहसील तो दूर की बात, हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। हमें जाना है तहसील लेवल पे और विलेज लेवल पे। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और एक ही तहसील में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया आपका थोड़ा सा बेहतर होगा, एक होगा जो कि बिल्कुल टोटली अफेक्टेड है। सैलाब की सूरत अगर आप देख लें, हीट वेव्स देख लें, क्योंकि उसकी वजह होती है कि एक कम्युनिटी में रेजिलियंस का कितना फैक्टर है, यानी कि उनके पास कितनी एबिलिटी है टू विथस्टैंड सम काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट, चाहे वो ड्राउट की सूरत में स्लो ऑनसेट हो या एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो। अब पॉलिसीज़ एंड प्लान्स हमारे पास बन रहे हैं। इस वक्त नेशनल अडेप्टेशन प्लान बन रहा है कि हम लोग बताएं कि किस तरीके से जो मसाइल है उन पे डील कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि हम उसको कम्युनिटी तक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो जो अडेप्टेशन प्लान है, और अडेप्टेशन, अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ, क्लाइमेट चेंज से डील करने के दो तरीके हैं। एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन ये है कि जी आप जितनी भी इमिशंस हैं उसको रोक दें। और कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट विल नीड टू हैपन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड मेनली। और अब चाइना और इंडिया भी किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा चीज़ें होनी पड़ेगी। पाकिस्तान में भी अब कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि हमारी इमिशंस इतनी ज़्यादा हैं नहीं, हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एडेप्टेशन पे, कि किस तरीके से जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की हम बात कर लें तो उससे डील कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें। और जैसे कि मैंने सुना है कि हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर साफ़ पीने का पानी मसला है, आपकी एजुकेशन मसला है, हेल्थ इशू है, मसाइल हैं, पहले रिजॉल्व करें। और ताकि जब क्लाइमेट चेंज 2 डिग्रीज तक वार्मिंग आती है और उसके असरात हमें पता है किस तरीके से मरतब हो रहे होंगे, तो हम लोग वी आर रेडी फॉर इट। बट फॉर दैट यू हैव टू गो डाउन टू द कम्युनिटीज़, उनसे बात करें। लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं। हम लोग समझते हैं कि जी अगर कोई रूरल एरिया में रह रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसको इन साइंटिफिक टर्म्स का नहीं पता होगा। नहीं, वो हमसे बेहतर जानते हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। उनको पता है कि अगर ग्रोइंग सीज़न इस mहीने में शुरू होता था और अब वो 20 दिन बाद वो कर रहा है उसको, तो उसको पता है काश्तकार को। अगर पानी के लेवल्स डिप्लीट हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर, तो वो कम्युनिटी वालों को पता है ना जी। अगर वहाँ पे वेस्ट का मसाइल आ रहे हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, तो आपने उधर जाके उनसे बात करनी है और उन चीज़ों को हाईलाइट करना है, फिर उनके साथ मिलजुल कर रेजोल्यूशन भी देनी है। अच्छा इमरान साहब, अगर हम इसको, जिस तरह मैंने आपसे ग्राउंड लेवल की बात की, तो अगर हम एजुकेशन की तरफ आते हैं या करिकुलम में आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या चेंजेस होनी चाहिए जिससे एनवायरमेंटल इकोसिस्टम पाकिस्तान में बेटर हो सके? देखिए, करिकुलम में हम लोग जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इवन एनवायरमेंटल साइंस का भी किसी हद तक आंसर शामिल हो, लेकिन उसको हमने ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जो आने वाली जनरेशन्स है उनको मुतारफ़ करवाएं उन कम्युनिटीज़ के साथ
जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के असरात सबसे ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं, ठीक है। वो वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ हो सकता है, वो फील्ड विजिट्स के साथ हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, उस पर बात होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली के देखें एक मैप पे क्या है, लेकिन आज से 100 साल पहले क्या सिचुएशन थी। जिस चीज़ पे हम लोग बात नहीं करते वो इंडिजिनस नॉलेज है, किस तरीके से चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पानी के ऊपर तो हम लोग बात करते हैं कि यार डैम्स बहुत अच्छे हैं, डैम्स ही है, लेकिन डैम्स और बराजेस के आने के साथ साथ जो असरात मुरतब हुए हैं कम्युनिटीज़ के ऊपर, उन पे बात नहीं होती, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव है तो उसके साथ ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। डलता तक हमारा पानी उस तरीके से नहीं पहुंच रहा जिस तरीके से उसको पहुंचना चाहिए था। और जब सैलाब की सूरत आती है तो बिकॉज हमने अब बंद बांधे हुए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कैनाल्स एंड बराजेस, तो वो भी एक तरह से इस सिचुएशन को एग्जैसरबेट करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि आज से 200 साल पहले क्या सूरत हाल थी, उस ज़माने में क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता था। हमें बात करनी चाहिए कैनाल कॉलोनीज़ पे कि भाई 1870s में जो हमारा पंजाब है किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उस ज़माने में लोगों को ईस्टर्न पंजाब से यहाँ पे शिफ्ट किया ताकि वो एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करें। और वो इंडस्ट्रीज़, हमने बात की ना कि जी क्लाइमेट चेंज आ रहा है और 1850s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मैनचेस्टर में हो रही थी उसमें यहाँ से कॉटन जाती थी, उस पर बात नहीं होती और कई लोगों को नहीं पता। तो दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट। और वो जो किताबें हैं इस वक्त उससे नहीं होगा, हमें एक बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से इस पर बात करनी पड़ेगी और इस पर सोचना पड़ेगा कि हम चाहते हैं क्या हैं कि अपने बच्चों से, क्या हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये वो रट्टा लगाएं और एग्ज़ाम पास करें। अगर यही हमारा गोल है तो बिल्कुल फिर जो सिलसिला चल रहा है ना उसको चलते रहने दें, क्योंकि उसमें आपके बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन अगर आप वाकई जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बड़े सग़ीर में चेंजेस आए, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, तो देन वी विल हैव टू गो इनटू अ लॉट मोर डेप्थ। फिर उसके लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ कंसल्टेंट्स पे नहीं रिलाई करना होगा कि यार मुझे जियोग्राफी किताब लिख दो। उसके लिए थोड़ा सा हमें एक ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन चाहिए होगी और आई थिंक वी नीड टू मूव टुवर्ड्स दैट। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम लोग ना सिर्फ अपने बच्चों की नॉलेज में इजाफा करें बट ऑल्सो लर्न फ्रॉम द नॉलेज दैट इज़ ऑलरेडी आउट देयर कम्युनिटीज़ में, वो ऐसी चीज़ जो कि शायद पब्लिकेशंस में नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जी आप किसी भी आप गांव वगैरह में जाए ना तो वहाँ पे कोई बड़ा बूढ़ा होता है, वो उसके पास कहानियाँ होती हैं और वो आपको कनेक्ट कर देता है कि यार पानी की क्या सूरत हाल थी, यहाँ पे आबो हवा का क्या सिलसिला था, वो किसी स्टोरी से कनेक्ट करेगा आपको और वो दो स्टोरीज नीड टू कम आउट। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। अगर आप ये करेंगे तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट भी होगा इसमें पैदा करने, वरना वही होगा क़ायद-ए-आज़म की 14 निकात मैंने याद किए थे, मुझे याद नहीं है इस वक्त, ठीक है। मुझसे ना वो ना पूछिएगा, ठीक है। क़ायद-ए-आज़म की 14 निकात मुझे याद नहीं है। अच्छा पेपर तक याद थे, ज़्यादा पेपर दिए था। अच्छा इमरान साहब, अब प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। सर आपका दिन कैसा दिखता है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स से अगर आप शेयर करें अपनी डेली रूटीन के बारे में। तो आजकल की मैं बात कर देता हूँ। दिन का आगाज़ ऑफिस आने से ही होता है और मीटिंग्स हो रही होती हैं, हमारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं गवर्नेंस एंड पॉलिसी को देखता हूँ जो कि इंटीग्रेट करता है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ओशन प्रैक्टिस है, वाटर की प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर की है। आजकल हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जहाँ पे हम पॉलिसी बेस बना रहे हैं। कई हम लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑन द ग्राउंड, तो हम उनको किस तरीके से उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उनको पॉलिसी मेकर्स तक लेके आ सकते हैं। तो कुछ मीटिंग्स चल रही होती हैं अपने डिफरेंट कॉलीग्स के साथ के उन्होंने क्या क्या काम किया, उनको हम किस तरह रिटन फॉर्म में लेके आ सकते हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आपने कोई काम किया है और वो उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाते और लोगों को उसके बारे में पता नहीं है तो इट माइट एज वेल नॉट हैव हैपेंड, ठीक है, एटलीस्ट एट द पॉलिसी लेवल, क्योंकि वो उसको देखने के बाद ही हम उसको कहीं पे लेके जा सकेंगे मीनिंगफुली। रिसर्च के काम होते हैं, आजकल फ्लड्स पे बातचीत हो रही है तो कुछ मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, हमारी इंटरनल होती हैं इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ द फ्लड्स। हम किस तरीके से अपने पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को एड्रेस कर सकते हैं, उस पर हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव के नाम से, जिसमें हम लोग 2 डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं पिंडी इस्लामाबाद में, वहाँ पे पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की फील्ड विजिट्स होती हैं, वहाँ पे हमारे कॉलीग्स जा रहे होते हैं।
वहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के हम पे बात कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट पर। इसमें इसी किस्म के काम चल रहे होते हैं, रिसर्च का, मीटिंग्स, फील्ड में जो काम हो रहा होता है। ठीक है। और फिर चूँकि मेरी पिंडी में रहायश है तो आते हैं घंटा कम्यूट होता है, जाते घंटा डेढ़ हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ पे निज़ाम बिल्कुल नहीं है, तो बंदा घर जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है या निढाल हो जाता है टीवी के सामने क्रिकेट मैच देखने के लिए। बट यही रूटीन है जी। बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक पूछूं, कुछ आप हमारी यूथ को, स्टूडेंट्स को कुछ रिकमेंड करें, बुक्स, ऐप, रिसर्च पेपर, जिनसे उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो, तो वो क्या होंगे? देखिए, इस वक्त जो चीज़ें आजकल के यूथ को अवेलेबल हैं जो शायद हमारे ज़माने में नहीं थी उस तरीके से, दैट इज़ कनेक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एन ईमेल, in the form of YouTube, in the form of the internet overall। जी। आप किसी भी चीज़ पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। किताबें आपको किसी भी टॉपिक पे आप ढूंढना चाहें मिल जाएंगी। तो मैं किसी ये नहीं कहूँगा कि आप एक किताब पढ़ें ना करें, वो आपके अपने इंटरेस्ट की बात है। ठीक है। आपका माहौलियात पे इंटरेस्ट है तो आपको किताबें मिल जाएंगी जी। आप उस पर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं, आप टेड टॉक्स देख सकते हैं। आपने इकोनॉमी पे बात करनी है, आप उस पर करें। आपने अपना CV बनाना है, उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने इंटरव्यूज़ किस तरह देने हैं, उस पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन्फॉर्मेशन इज़ आउट देयर। आपने बस अपने टाइम थोड़ा सा अपने सेट असाइड करना है कि मैं इतना टाइम जो है अखबार पढ़ने को दूंगा, कोई इंटरनेशनल जर्नल को पढ़ने में लगाऊंगा, इतना टाइम मैं कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन थ्रू यूट्यूब वीडियो हासिल करूंगा। और जब आप ये करते हैं और आप थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं तो यू विल सी, अगर आप आज शुरू करते हैं तो साल बाद आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आज इस डिस्कशन से कोई चीज़ सामने आ रही हो और आप क्लाइमेट चेंज पे आप कहेंगे मिटिगेशन की बात की थी, तो वो आप फिर मिटिगेशन का वर्ड डालें, आप उसमें देखें, आप उसको कर लें। वो जो लर्निंग है वो वहाँ पे होती है, और वो उसका आजकल के यूथ के पास जो कंट्रोल है वो पहले नहीं हुआ करता था। पहले हमें एक उस्ताद के पास जाना था, लाइब्रेरी अगर अवेलेबल थी तो वहाँ से कुछ लेना था, लेकिन द इन्फॉर्मेशन इज़ आउट देयर। बस हमने ये तहिया करना है कि हमने उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करना है और उसको मीनिंगफुली यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, मेरा साहब फ्यूचर के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। आजकल आप कोई ऐसा फ्यूचर का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो जिसके बारे में आप एक्साइटेड हो, पैशनेट हो, काम कर रहे हो, उसके बारे में अगर थोड़ा बताना चाहें। एक तो काम हमारा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के लिहाज से यहाँ पे रहता है, और इसका एक तरह से एक्टिविज़म का भी मोड होता है कि हम हाईलाइट करें, और ये जो आज डिस्कशन हो रही है ये भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन साथ साथ एक प्रोजेक्ट जो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, जो कि WWF के पास इंशाल्लाह जिस पे हम काम करेंगे और हमने काम शुरू कर दिया हुआ है, दैट इज़ रिचार्ज पाकिस्तान। ठीक है। इस पे जो हम लोग काम कर रहे हैं दैट इज़ थ्रू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, और इस पे जो सैलाब आते हैं उसको एड्रेस करने की एक तरह से डिस्कशन हो रही है, उस पर काम हो रहा है। ये जो डिस्कशन है ये शुरू हुई थी 2010 के सैलाब के बाद, जिसमें हमारी टीम इट वेंट टू चाइना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, और वहाँ पे जाके हमने एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस से हम लोग जो इतना ज़्यादा पानी आता है उसको हम किस तरीके से मीनिंगफुली उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट चलेगा हमारा सिंध में और बलूचिस्तान में और सदर्न पंजाब में, जहाँ पर हम लोग जो एक्सेस पानी आता है स्पेशली फ्रॉम द हिल टॉरेंट्स, उसको हम लोग वेटलैंड्स की सूरत में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम लोग किसी ऐसी जगह पे ले जाकर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, क्योंकि पानी अगर एक दफ़ा आना शुरू हो जाए और वो जूं का तू चलता रहे तो वो दैट विल हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट। लेकिन अगर आप उसको स्लो डाउन कर देते हैं तो वो पानी फिर उस रफ्तार से नहीं आएगा, उस एक जगह पे ठहरता ठहरता आएगा, और ये उसी की मद में ये प्रोजेक्ट हो रहा है। और दिस एसेंशियली स्पीक्स टू हाउ थिंग्स वर बैक 200 years बैक। यानी कि अब तो जैसे कि मैंने कहा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा फोकस रहा है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे नहीं रहा। हमारे वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हुए हैं क्योंकि हमने पानी को डाइवर्ट किया, हमने सोचा कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये एक तरह से दोबारा से जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जो इस खित्ते की, इस मुल्क की जियोग्राफी और इकोलॉजी
के जो इश्यूज़ हैं उनकी नीड्स को एड्रेस करता है। अच्छा इमरान साहब, जैसे कार्ल सैगन ने एक फ़ोटोग्राफ जो पेल ब्लू डॉट जिस फोटोग्राफ को हम कहते हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली एक उसमें ये बताया गया कि दुनिया बिल्कुल छोटी सी उस पिक्चर में है, इतनी सी दुनिया है और इसको आप मतलब कि ये डिज़र्व करती है कि इसके साथ अच्छा बिहेव किया जाए, काइंड बिहेव किया जाए या इसको चेरिश किया जाए, कि मतलब कि हम अपनी टेंशनों में खोए होते हैं और तमाम चीज़ें। लेकिन वो उस पिक्चर का बनाने का मकसद ये था कि इसको ये समझाया जाए कि यार सिर्फ ये अगर देखा जाए ना तो सिर्फ इतनी सी दुनिया और इसमें हम रह रहे हैं, सिर्फ ये डॉट की मायने। बिल्कुल। तो सर तो इसी चीज़ को सर हम थोड़ा सा आगे आपके थ्रू हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं कि सर हमारे व्यूवर्स को कि हम किस तरह बिहेव अच्छा कर सकते हैं इस दुनिया के साथ और चेरिश कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डॉट की माने दिया है। हाँ नहीं, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड। अराउंड 1977 अमेरिका ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, उसका नाम था वॉयेजर, और उसका मकसद ये था कि टू सी कि किस हद तक दुनिया फैली हुई है, जिस एटलीस्ट जो हमें नज़र आ रहा है ऊपर वो क्या सितारों में क्या चीज़ें हैं उसको देखने के लिए। और इट ट्रैवल्ड और वो चलती गई यहाँ तक कि इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.7 बिलियन माइल्स, इतनी दूरी पे था। 3.7 बिलियन, मैं समझ भी नहीं पाता कि क्या नंबर है और कितना लंबा रास्ता है। वहाँ से उसने एक पिक्चर खींची और उसमें आप समझें कि एक पूरा बैकग्राउंड जो है उसका डार्क है, ब्लैक है, और बीच में एक नुक्ता है नीले रंग का, और ये पॉइंट आउट किया गया उस पिक्चर को नासा की तरफ से कि ये आपकी ज़मीन है और ये 3.7 बिलियन माइल से आपने खींची है। और फिर कार्ल सैगन आए, वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे बट ही वाज अ थॉट लीडर। वो एक तरह से समझते थे कि दुनिया में क्या क्या मसाइल हैं, और उनका इस बात के करने का मकसद ये था कि यार आपके पास एक छोटी सी दुनिया है, आपके पास और कोई जगह नहीं है जहाँ पे जाना है। इस वक्त बात हो रही है ना सिर्फ यू गॉट वन अर्थ, देयर इज़ नो सेकंड अर्थ। तो यही बात थी, यानी कि आप एक रेत का ज़रा समझ लें, एक खला में है और उस पर आप बस रहे हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप आबो हवा है आपके पास अच्छी, आपके पास साफ़ दरिया हैं, ठीक है, आपके पास हर किस्म के मौसम हैं, आपके पास जहाँ पे जो इंसान बस रहे हैं दे आर एबल टू कम्युनिकेट, उनके पास मज़ाहिब हैं जो कि उनको इस बात की तालीम देते हैं कि किस तरीके से भाईचारा कायम करना है। तो आप इस ज़र्रे पे हैं आप, और इस तरफ जाने की बजाय, और ये 1990 की बात है, आप 2 जंगें अजीम कर चुके हैं 20th सेंचुरी में, आप एक लंबी ड्यूरेशन से कोल्ड वॉर करते आए हैं, क्लाइमेट चेंज उस वक्त हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, छोटी छोटी बात पर आप लोग लड़ते हैं, हर किसी ने अपना पॉलिटिकल बाउंड्री सेट करके अपना मुल्क बनाया हुआ है, और अपने पीस ऑफ लैंड के पीछे आपने उसको नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया हुआ है, उसके पीछे कितनी जानें जा रही हैं। सो what he was really alluding to was our future and the well-being of our children, कि यार ये चीज़ें आप करते रहे तो ये तो ख़त्म हो जाना है। आप एक छोटे से रेत के ज़र्रे पे रह रहे हो यार, आप समझो कि आपको अल्लाह ताला ने एक जगह दी है, और वो किस जगह पे हो आप, और आपकी अपनी लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। हमारा लॉन्ग टर्म विज़न तो मंडे से पहले होता नहीं है भाई। मंडे को हम लोग देखते हैं और हम कहते हैं यार ठीक है ये चीज़ें हैं, उससे जाके मैंने ये करना है, मैंने जाके उसने मेरे बारे में ये कह दिया। कार्ल सैगन वाला सवाल है, वो इसी बात को हाईलाइट कर रहा है कि यार अब किस तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से रहना है, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द कम्युनिटी लेवल। जब हम इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे और हर बंदा इस बात को उसकी गहराई तक जाएगा, तो होपफुली ये जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं और क्लाइमेट क्राइसिस की बात कर रहे हैं और सिक्योरिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे हम लोग किसी ना किसी हद तक अबूर हासिल कर लेंगे। मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे जिस तरह के हालात हैं, लेकिन अब आगे जाके हमें यही करना पड़ेगा, वरना जिस जगह पे हम रह रहे हैं और कोई चारा नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये एक तरह से उस हद तक डिग्रेड कर चुके हैं हमको कि हम इस जगह को कि इट्स क्वाइट डिप्रेसिंग। बट आई रियली होप कि जो यूथ है हमारा वो इसको
इसकी गहराई पे जाएगा और इस पे सोचेगा कि हम किस तरीके से इस पे अमल दरामद कर सकते हैं और इसको आगे लेके जा सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। इंटरव्यू में मैंने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स, ऑडियंस में स्टूडेंट्स, यूथ जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी।